हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शाहनवाज वेलकम्स यू इन दिस लेक्चर। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से कोई करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उससे मैग्नेटिज्म का क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें, सपोज़ हम एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं, सपोज़ इट्स द कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर के अराउंड सपोज़ आपने बैटरी लगा दी है। ठीक है, इस कंडक्टर के अराउंड जब आपने बैटरी का कनेक्शन किया तो क्या होगा, इस कंडक्टर से एक करंट फ्लो होगी। ऑब्वियसली उस करंट को हम आई से डिनोट करेंगे और इस बैटरी के पोटेंशियल को हम सपोज़ वी से डिनोट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब करंट फ्लो होता है इस पर्टिकुलर कंडक्टर में, सो इस केस में यहाँ पर इस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ये सारी क्वेश्चंस के आंसर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में जानने वाले हैं। किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर के अक्रॉस अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का अपना एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है, अपना एक पर्टिकुलर वर्चस्व होता है और वो इफेक्ट कोई दूसरा मैग्नेट ही फील कर पाता है। सो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में है क्या। मैग्नेट किसी भी पर्टिकुलर मैग्नेट के अराउंड एक स्पेसिफिक स्पेस, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें उसका इफेक्ट शो होता हो, वो कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन से द स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो भी स्पेस होगा, ठीक है, इन विच द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर से अगर कोई करंट फ्लो हो रहा होगा तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट एक पर्टिकुलर मैग्नेट ही फील कर सकता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस होगा, इस स्पेस के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, या मैं ऐसा कहूँ कि इस कंडक्टर के अराउंड जो स्पेस है उस स्पेस में एग्जिस्ट करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी पर्टिकुलर मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है। अब वो मैग्नेट यहाँ पर है तो नहीं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से इस कंडक्टर से, ये कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। अब जैसा कि प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि हर एक पर्टिकुलर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और हमें ये भी पता है कि जब भी कोई करंट फ्लो होती है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से, ये करंट का जो फ्लो होता है वो एक्चुअल में चार्जेस का फ्लो होता है। जब भी किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से कोई करंट फ्लो हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पर चार्जेस जो हैं, जो वो चार्जेस कौन है, सपोज इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहे हैं और हर पर्टिकुलर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। सो वी कैन से कि इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। एक ही पर्टिकुलर कंडक्टर के अराउंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होगा, तो हम इस पर्टिकुलर डायग्राम से उसे समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चार्जेस हैं। द फर्स्ट वन इज इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पहला वाला आपका फिगर है, दिस वन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है और सेकंड फिगर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली जो लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड हो रही है। और हमने जैसा पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेसिकली वो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होता है, वो हम इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मैग्नेट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जो एरो के फॉर्म में आपको कर्व्ड लाइंस के फॉर्म में नज़र आ रही है यहाँ पर, वो नॉर्थ पोल से निकलते हुए साउथ पोल पर एंड हो रही है। और हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल किसी एक ही पर्टिकुलर बॉडी में होंगे। मतलब अगर कोई मैग्नेट है, वो मैग्नेट का भले ही कितना भी छोटा सा पीस क्यों ना हो, उस हर पीस में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा ही होगा। मतलब वी कैन से इजीली कि अगर कोई पर्टिकुलर मैग्नेट है तो उस मैग्नेट में हमेशा एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा ही होगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकलती हुई साउथ पर एंड होगी। मतलब ये बेसिकली एक कर्व 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 लाइंस को शो करेगा, आउटवर्ड द मैग्नेट, और इनवर्ड हमेशा ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। और अगर हम कंबाइनली इसे देखें तो हम ये पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कैसी होती है, क्लोज्ड सरफेस होती है, क्लोज सरफेस होती है। जबकि
अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड सरफेस नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों क्या हैं, अलग अलग बॉडीज़ हैं। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों अलग अलग बॉडीज़ हैं, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलकर नेगेटिव फील्ड पर एंड हो रही है। यहाँ पर कभी भी ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव पर एंड हो, ये कभी भी नहीं होगा। इसलिए हम कह नहीं सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक क्लोज्ड सरफेस होगा या क्लोज्ड लूप होगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलकर साउथ पोल पर क्या हो रही है, एंड हो रही है। बिल्कुल इस तरह से नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल पर एंड हो रही है, और इनवर्ड द मैग्नेट साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ प्रोसीड कर रही है। मतलब कंबाइनली ये कैसी है, एक तरह की क्लोज्ड सरफेस या क्लोज्ड लूप है। हम इजीली यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होने की वजह से बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। एंड द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ करंट एलिमेंट। जबकि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो क्या है, करंट एलिमेंट। जब करंट फ्लो होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और ऑब्वियसली सी बात है करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। सो ये कैसा होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके अलावा जो सेकंड डिफरेंस हमने देखा ऑलरेडी अभी, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, द लाइंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद द नेट चार्ज, एंड द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होगी। सो ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। इसके बाद हम देखते हैं एक फेमस एक्सपेरिमेंट है, ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, जो काफ़ी सिंपल सा था। ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्चुअली ये प्रूफ करके दिखाया कि किस तरह से अगर किसी पर्टिकुलर वायर से अगर कोई करंट फ्लो हो रही होगी, वायर बेसिकली क्या है, एक कंडक्टिंग एलिमेंट है। सो जब किसी वायर से कोई करंट फ्लो हो रही होगी तो उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक निडल को इफेक्ट कर सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सेटअप जमाया। इस सेटअप के लिए उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर लिया, इससे एक करंट फ्लो करवाई। इस करंट फ्लो करवाने के साथ साथ में उन्होंने दो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए। पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ये जो कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर को इस मैग्नेटिक निडल के ऊपर रखा। मैग्नेटिक निडल के ऊपर रखा। मैग्नेटिक निडल के जब ऊपर रखा, और जब इस कंडक्टिंग वायर से करंट फ्लो हो रहा था, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर इस मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल है, ये टुवर्ड्स द वेस्ट क्या हो गया, ओरिएंटेड हो गया। टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन ओरिएंट हो गया। मतलब ये पहले सपोज किसी डायरेक्शन में था, पर जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हुई इस इस कंडक्टिंग करंट वायर से, सो क्या होगा, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ पोल है, ये टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन ओरिएंट हो गया। ठीक है। और ऑब्वियसली सी बात है, इसका जो साउथ पोल होगा वो हमेशा इसके अपोजिट होगा, उसमें कोई समझने वाली बात नहीं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने इस वायर को नीचे की तरफ लेकर आए। उन्होंने इस कंडक्टिंग वायर को कहाँ पुटअप किया, इस मैग्नेटिक निडल के नीचे। ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन अभी भी यही है, लेकिन उन्होंने ये पाया कि इस केस में जो मैग्नेटिक निडल है, जो पहले वेस्ट की तरफ ओरिएंट हो रही थी, अब वो ईस्ट की तरफ ओरिएंट हो जाएगी। मैग्नेटिक निडल जो पहले वेस्ट की तरफ ओरिएंट हो रही थी, अब वो कहाँ पर ओरिएंट हो जाएगी, ईस्ट की तरफ ओरिएंट हो जाएगी, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ रही थी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, कंडक्टिंग एलिमेंट के अराउंड, किसी कंडक्टिंग एलिमेंट के अराउंड जब भी मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंडक्टिंग फील्ड के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कैसी होगी, अपोजिट होगी। कंडक्टिंग फील्ड के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कैसी होगी, अपोजिट होगी। और बिल्कुल हम उसे इस तरह से समझ भी सकते हैं कि सपोज़ अगर ये कोई कंडक्टिंग एलिमेंट है, ये कंडक्टिंग एलिमेंट मैंने बना दिया सिंपल सा, इसके अराउंड हमने एक बैटरी लगा दी।
ठीक है। और बैटरी लगाने के बाद इससे करंट फ्लो करवा दी। करंट फ्लो करवाने के बाद मैंने जैसे आपसे कहा कि यहाँ पर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड सपोज क्रिएट हो रहा है इस तरह से। सपोज लेट अस कंसीडर सिंपली, अभी हम लोग एक सिंपली बस ऑब्जर्वेशन सा देख रहे हैं। तो सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया है, यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली सी बात है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। लेकिन वहीं पर इसके नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यही जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर कंडक्टिंग एलिमेंट के अराउंड रिवर्स दो डायरेक्शंस यहाँ पर हमको ये नज़र आ रही है, ऊपर और नीचे की तरफ, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा निडल, या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा किसी कंडक्टिंग वायर के अराउंड, तो उसकी डायरेक्शन उसके ऊपर और उसके नीचे कैसी होगी, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से भी या इस पर्टिकुलर सेटअप से। सो यही ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट था और काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट रहा। इसके साथ साथ में जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में पता चला और जब हमें यह पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी सारे रूल्स आए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, सो उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, मतलब ये सपोज ये कोई कंडक्टर है, स्ट्रेट है, इससे कोई करंट फ्लो हो रही है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन होगा या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता हमें जब लगाना होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का यूज़ किया जाएगा। और इसके अलावा मैक्सवेल्स के कॉर्कस्क्रू रूल का भी यूज़ होता है। अभी हम आगे देखेंगे दोनों रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड व्हेन द करंट इज पास्ड थ्रू द सर्कुलर कंडक्टर, अगर कोई करंट जो है वो किसी सर्कुलर कंडक्टर से पास हो रही है, ठीक है, सर्कुलर कंडक्टर से पास हो रही है, इट मीन्स कि अगर यही स्ट्रेट वायर जो है वो सपोज क्या हो जाए, एक सर्कुलर कंडक्टर हो जाए, इससे करंट फ्लो हो रही है। सो इस केस में इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको कैलकुलेशन करने के लिए या उसकी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड फिस्ट रूल। सो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसकी मदद से हम किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टिंग एलिमेंट, चाहे वो स्ट्रेट कंडक्टर हो या फिर कोई एक सर्कुलर लूप हो, उसके अराउंड क्रिएट होने वाले या प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अब देखिए, जैसा भी अब तक हमने जो डिस्कशन किया है उसमें हमने ये डिस्कस किया कि किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टिंग एलिमेंट या फिर किसी भी पर्टिकुलर वायर से अगर कोई करंट फ्लो हो रही होगी तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ऑब्वियसली ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से वो हमें पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर के ऊपर और नीचे दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये भी हमने पता लगा लिया विद द हेल्प ऑफ ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर एक बात और हुई कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, सपोज अगर कोई पर्टिकुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है या फिर ये कोई वायर है जिससे कोई करंट फ्लो हो रही है, सपोज आई, ठीक है, सपोज कोई भी वायर है, इससे करंट आई अगर फ्लो हो रही है, और हमने ये कह दिया कि इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो अब बात ये थी कि ये मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, किस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और क्या करंट पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। अगर करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो क्या करंट की वैल्यू पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट किए बायो सेवर्ट ने। बायो सेवर्ट जो बेसिकली जो दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका कैलकुलेशन किया। इसके लिए उन्होंने एक कंडक्टिंग वायर लिया, इससे करंट फ्लो करवाई, और करंट फ्लो करवाने के बाद इसके सराउंडिंग अलग अलग पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किया, और फिर अपना एक छोटा सा फार्मूला दे दिया, ठीक है। वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला ये था कि उन्होंने कहा कि अगर किसी पर्टिकुलर वायर से फ्लो होने वाली करंट को आप आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, और सपोज उस वायर की आपने स्मॉल लेंथ डी कंसिडर की हुई है, उस वायर की स्मॉल लेंथ आपने सिर्फ डी कंसिडर की हुई है, और इस डी कंडक्टिंग एलिमेंट, डी साइज के कंडक्टिंग एलिमेंट के अराउंड किसी पॉइंट पी पर, जो कि इस डी कंडक्टिंग एलिमेंट से स्मॉल आर दूरी पर है, ठीक है। सो इस डी कंडक्टिंग एलिमेंट से स्मॉल आर दूरी पर सपोज कोई पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सपोज कितना है, डी है, ठीक है, उस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डी है, और ये पॉइंट पी इस डी कंडक्टिंग एलिमेंट से थीटा एंगल पर है,
ये पॉइंट P इस डीएल कंडक्टिंग एलिमेंट से थीटा एंगल पर है। अगर ये सारे कंसिडरेशन लेने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, जो स्मॉल कंडक्टिंग एलिमेंट की वजह से है, dl लेंथ के कंडक्टिंग एलिमेंट की वजह से है, उसकी वैल्यू होगी के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. So Biot-Savart law is the first basic law of electricity and magnetism. It is used to find the magnetic field at a point due to the current carrying conductor. It states that magnetic field produced due to the small conductor of the length dl carrying the current I at a point at a distance r is given by dB is equals to k I dl sin theta upon r square. Where k क्या है? K is a constant of proportionality है, and theta is the angle between the direction of flow of the current and the line joining the small conductor to the observation point. So theta क्या है? Theta is the angle between the point of observation, जो आपका point of observation जहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो आपका डीएल कंडक्टिंग एलिमेंट है, डीएल कंडक्टिंग एलिमेंट है, ठीक है, इसके बीच का एंगल है. तो इसके बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट होगा? जब हम इस डीएल और पॉइंट पी के बीच में एक जॉइनिंग लाइन कनेक्ट करेंगे और इसका एंगल देखेंगे हम डीएल से, ठीक है. सो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा इज़ अ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है. ये डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट क्या होगी? ऑब्वियसली इस कंडक्टिंग एलिमेंट के लाइन ऑफ साइड में फ्लो होगी करंट, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? वही होगी जो डायरेक्शन इस कंडक्टिंग एलिमेंट की होगी, ठीक. So theta is the angle between the direction of the flow of current and the line joining the small conductor to the observation point, and the line joining the small conductor and the observation point. सो ये बायोट-सेवर्ट लॉ था, काफ़ी फेमस लॉ था और फर्स्ट बेसिक लॉ था जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को आपस में कनेक्ट किया और एक दूसरे का रिलेशन इस्टेब्लिश किया कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है. तो इसे बेसिकली जब थोड़ा सा और एनालाइज किया तो इसे हमें पता चलता है कि जो डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई, अगर आप इस फॉर्मूले में देखें डी बी इज़ इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, कि करंट के प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड. जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू डी एल. आप ये भी देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी ये प्रोपोर्शनल है डीएल के, मतलब उस कंडक्टिंग एलिमेंट के साइज़ पे भी डिपेंड कर रहा है. वो जो कंडक्टिंग एलिमेंट हमने कंसिडर किया हुआ है इसके साइज़ पर, इसकी लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है. सो हम कह सकते हैं बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डीएल के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये डीएल का साइज़ जितना बड़ा होगा, लेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा. सो डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू द डीएल. इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हमें समझ में आती है के आई डी एल साइन थीटा. कि आई डी एल साइन थीटा में यहाँ पर डी बी किस पे डिपेंड कर रहा है? साइन थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है. आप ध्यान से देखिए ये जो एंगल है इस एंगल पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है. तो हम देख सकते हैं कि डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट या एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके बीच का जो एंगल है उसके साइन पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है. सो अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म अगर हम यहाँ पर देखें, सो इस फॉर्मूले में सो डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर क्या है? आर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर या फिर कंडक्टिंग एलिमेंट. सो डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड. मतलब डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी जितना दूर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी कंडक्टिंग एलिमेंट से, जितना ज़्यादा दूर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उतनी ज़्यादा कम आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अपीयर होगी, उतनी ज़्यादा कम मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा. और ये डायरेक्टली डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए इसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है. सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट पी
from the elementary portion, dB is inversely proportional to the 1 upon inversely proportional to the r square and it is known as a inverse square law. ठीक है, तो हमने देखा कि बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है. वो करंट पे डिपेंड करता है, वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एंगल पर, और वो डिपेंड करेगा ऑब्वियसली डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड कंडक्टिंग एलिमेंट के. ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म अगर हम थोड़ा सा देखें कि अगर हमने कहा कि डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा, साइन थीटा, अगर साइन थीटा की मैं बात करूँ तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए, सपोज थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होगा, साइन 0 0. अब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री का मतलब है कि ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आपका, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ कहीं पर हो, यहाँ कहीं पर हो, मतलब ये जो कंडक्टिंग एलिमेंट है, जो करंट की डायरेक्शन है, आप सीधे सीधे अगर देखें यहाँ पर सिंपल वे के अंदर कि ये जो कंडक्टिंग एलिमेंट है आपका, इस कंडक्टिंग एलिमेंट में जो करंट की डायरेक्शन है, सपोज थोड़ी देर के लिए हमने ये माना ये करंट की डायरेक्शन है, इस करंट की डायरेक्शन में ही आप क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं dB. ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली सी बात है इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी. तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि साइन 0 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो डी बी इज इक्वल टू जो अभी हमने फार्मूला देखा ये वाला आप देख सकते हैं के आइडियल साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ऑब्वियसली डी बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0. अब डी बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इट मीन्स कि इन द लाइन ऑफ साइट ऑफ द करंट एलिमेंट, या करंट की डायरेक्शन के लाइन ऑफ साइट में, या इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा. इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, हमेशा 0 होगा. ठीक है, वहीं पर अगर हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में बात करें तो मतलब करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और अगर हम कैलकुलेशन इस पॉइंट पर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट ये है और सपोज़ आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो इस तरह से, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी हमें पता है ये होती है 0. तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इस केस में भी साइन 180 की वैल्यू 0 होगी, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डी की वैल्यू यहाँ पर भी क्या होगी 0 होगी. मतलब हम यहाँ पर कंक्लूजन दे सकते हैं कि इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमेशा क्या होगी 0 होगी. तो दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम मिला दें तो हम ये कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन में और करंट की डायरेक्शन के अपोजिट किसी भी कंडक्टिंग एलिमेंट से अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडक्टिंग एलिमेंट के करंट की डायरेक्शन में और उसकी करंट की डायरेक्शन के अपोजिट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा. ठीक है, सो अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो हमें पता है कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तो साइन थीटा क्या होगा 1 होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 होगा, और यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है. या मैं ऐसा कहूँ कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और साइन थीटा हमें कब मिलता है 90 डिग्री पर. ठीक है, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मतलब ये जो कंडक्टिंग एलिमेंट है इस कंडक्टिंग एलिमेंट से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपका पॉइंट पी है, कंडक्टिंग एलिमेंट से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट पी है जहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिल जाए, इस केस में यहाँ पर डी क्या होगा, डी जो होगा वो मैक्सिमम होगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैक्सिमम होगा. क्लियर. अब यहाँ पर एक और टर्म देखिए, ऑलस्टेड लॉ जो अभी हमने पढ़ा था और जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि निडल के ऊपर और नीचे, निडल के कंडक्टिंग एलिमेंट के ऊपर और नीचे जो कंडक्टिंग वायर था उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड था, नीचे भी मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट थी. तो देखिए वो यहाँ से भी प्रूफ हो जाएगा. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, अभी मैंने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कहा आपसे, अगर वहीं पर थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री होता तो ठीक है, इट मीन्स कि सपोज़ ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है अब मैं इस तरफ कैलकुलेट कर रहा होता, ठीक है, यहाँ पर. सो यहाँ पर क्या होता, ऑब्वियसली अब इस केस में यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं इससे कैलकुलेशन करता तो मुझे ये मिलता 270 डिग्री. ठीक है, 270 डिग्री. अब 270 डिग्री मिल रहा है मुझे थीटा, तो साइन 270 कितना होता है, साइन 270 होता है -1. ठीक है, अब साइन 270 -1 अगर होगा तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर इस पर्टिकुलर फार्मूले में मैं जब साइन थीटा की वैल्यू -1 पुटअप करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -dB मिलेगा। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी और ये क्या मिलेगा मुझे, -dB। मतलब यहाँ पर मुझे dB पॉजिटिव मिल रहा था मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, -dB मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ऑब्वियसली, लेकिन वो कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ से भी ये प्रूफ हो रहा है कि कंडक्टिंग एलिमेंट के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी। सो फाइनली बायो सेवर्ट लॉ ने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को भी एक बार फिर से प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें, डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर के क्या है, के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और अगर हम इसकी बात करें के की, सो के होता है म्यू जीरो अपॉन 4 पाई। So where k is a constant of proportionality, its value depends upon the nature of the medium between the observation point and the current carrying conductor। ठीक है, जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इसका मीडियम क्या है, मतलब ये किस पर्टिकुलर मीडियम में लाई कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर सपोज थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये एयर में रखा हुआ है, किसी फ्री इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इनके बीच का मीडियम क्या हो गया, एयर। ठीक है, हो सकता है आप इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को किसी बॉक्स में करते जहाँ पर कोई दूसरी गैस वगैरह भरी हुई होती। ठीक है, तो हो सकता है इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वहाँ पर कुछ और होती। सपोज़ यहाँ पर वाटर होता। ठीक है, तो वाटर में इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होती। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी हमने जो बायो सेवर्ट लॉ से जो पैरामीटर देखे हैं, करंट पैरामीटर, लेंथ पैरामीटर, डायरेक्शन, इसके अलावा इसके साथ साथ जो मीडियम है, जिस मीडियम में आप मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, या फिर इस कंडक्टिंग एलिमेंट और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में जो मीडियम है, इस पर भी वो डिपेंड करेगा, इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। और इसी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो वी कैन से दैट वेयर के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम between the observation point and the current carrying conductor and the system of units used to measure the quantities involved. If the conductor and the observation point lies in the vacuum, है ना, जैसा अभी हमने कंसिडर किया कि ये कहाँ पर है, सिंपली एयर में है। और अगर हम एयर का एग्जिस्टेंस भी वहाँ से ख़त्म कर दें तो हम कहें कि अगर सिंपली ये कहाँ पर है, अगर वैक्यूम में है, तो वैक्यूम में इस के की वैल्यू होती है म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई। जहाँ पर म्यू ज़ीरो क्या है, म्यू ज़ीरो इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। और यहाँ पर 4 पाई क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्फेरिकल इन्वायरमेंट कंसिडर कर रहे हैं और स्फेरिकल इन्वायरमेंट के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है 4 पाई। सो के इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, जहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर, 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर, या इसको वेबर पर एम्पियर पर मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, क्योंकि 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर, 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर। सो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 टेस के की वैल्यू हम वेबर पर एम्पियर पर मीटर में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई के की। ईजिली अभी हमें पता चल गया कि के बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है, के मीडियम को डिफाइन कर रहा है, मीडियम बिटवीन द कंडक्टिंग एलिमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और म्यू यहाँ पर के इज इक्वल टू होता है म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, जहाँ पर म्यू ज़ीरो क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, सो बायोट सेवर्ट लॉ जो था हमारा, डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, में के की जगह हमने पुटअप कर दिया म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, और हमें फाइनली यहाँ पर एक रिलेशन और मिल गया। देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें इस रिलेशन पर, तो हमें मिल रहा है आई डी एल साइन थीटा। और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर करंट जो है वो बेसिकली कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सॉरी, करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी तो है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्शंस की बात भी कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टिंग एलिमेंट की बात भी कर रहे हैं, करंट फ्लो के डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आइडियल साइन थीटा जो है, अगर हम वेक्टर लॉ से देखें या वेक्टर प्रोडक्ट लॉ से देखें, तो आइडियल साइन थीटा को आप इस तरह से आई क्रॉस डी एल भी लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ कि आइडियल साइन थीटा बेसिकली क्या है, आई और डी एल का क्रॉस प्रोडक्ट है, आई और डी एल का क्रॉस प्रोडक्ट है। सो इसलिए हम यहाँ पर इस वाले रिलेशन को, ये जो ऊपर रिलेशन हमारा लिखा हुआ है, इस रिलेशन को हम थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं और हम इसे लिख सकते हैं म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई क्रॉस डी एल अपॉन आर स्क्वायर, आई क्रॉस डी एल अपॉन आर स्क्वायर।
ठीक है, जहाँ पर आइडियल साइन थीटा को आपने आई क्रॉस डी एल लिख दिया, क्योंकि आइडियल साइन थीटा भी बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन करता है और आइडियल आई क्रॉस डी एल भी वेक्टर प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म कि जब आप यहाँ पर इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट लिख देंगे तो यहाँ पर डायरेक्शंस भी बताना होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर्स का होता है और अगर आप इसे अब एक वेक्टर मान रहे हैं तो वेक्टर के लिए यहाँ पर डायरेक्शन भी दिखानी पड़ेगी। तो डायरेक्शन के लिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर हमने आर कैप भी लगा दिया है। तो अब ये बायो-सेवर्ट लॉ का एक नया रूप आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ईजी वे के अंदर। अब बायो-सेवर्ट लॉ फाइंड आउट करने के बाद अब बात करेंगे हम रूल्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा अभी हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ते वक्त डिस्कस किया था कि किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की अगर हम बात करें, ठीक है, किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की हम बात करें या किसी सर्कुलर लूप की हम बात करें तो हम वहाँ पर करंट की डायरेक्शन की मदद से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो रूल हैं, पहला है राइट हैंड थंब रूल और दूसरा है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। अब देखिए इसमें राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। राइट हैंड थंब रूल का ये कहना है कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इस कंडक्टर से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। और सपोज आपने इसको इस करंट कैरिंग वायर को इस तरह से पकड़ा हुआ है, ठीक है, पकड़ा हुआ है आपने कि आपका जो थंब है वो थंब करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे। ठीक है, सपोज आपने इसको इस तरह से पकड़ा है, सही में नहीं पकड़ना है अदरवाइज करंट लग सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल दूर से ऐसा एज्यूम करना है। सपोज आपने इसको पकड़ा हुआ है और आपका जो थंब है वो थंब किससे डिफाइन कर रहा है, थंब करंट की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। तब इस केस में आपकी जो फिंगर्स हैं वो फिंगर्स का जो कर्ल है, फिंगर्स का जो घुमाव है, ये फिंगर्स का घुमाव एक्चुअल में उस वक्त इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहा होगा। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। आपने इस करंट कैरिंग कंडक्टर को एज्यूम किया हुआ है कि आपने पकड़ा हुआ है इसको, ठीक है, और आपका थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो इस केस में ये जो आपकी फिंगर्स हैं, फिंगर्स का जो कर्ल है, घुमाव है इसका, वो डिफाइन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, और ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो कैसी होती है, क्लोज सर्कल्स होती हैं या क्लोज लूप्स होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पर उसे सर्कल्स के फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया राइट हैंड थंब रूल। आप देख सकते हैं ये हैंड कौन सा है, ये राइट हैंड है। ठीक है, ये राइट हैंड है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, so it is called the right hand. So the direction of magnetic field due to the current carrying conductor can be found by applying the two rules. If we grasp the conductor in the palm of the right hand so that the thumb points the direction of flow of current, then the direction in which the fingers curl gives the direction of magnetic field. This rule is illustrated in the figure, already मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इट फॉलोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स whose सेंटर्स लाई ऑन द स्ट्रेट कंडक्टर। जैसा मैंने आपसे कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये सर्कल्स के फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनका जो सेंटर है उस कॉमन सेंटर होगा। ये कॉमन सेंटर से ही क्या हो रहा है, आपका स्ट्रेट वायर पास हो रहा है, कॉमन सेंटर से ही स्ट्रेट वायर पास हो रहा है। सो यहाँ पर एक ये बहुत अच्छा कंक्लूजन निकल कर आ रहा है। इसके बाद जो सेकंड रूल है वो है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल को समझने के लिए आप बिल्कुल समझिए कि आपने कभी किसी स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को खोला होगा, है ना, आपने देखा होगा। स्क्रू ड्राइवर से जब भी हम किसी स्क्रू को खोलते हैं, सपोज़ कहीं पर स्क्रू लगा हुआ है और इस स्क्रू को आप खोल रहे हैं, तो आप उसे नॉर्मली खोलने के लिए इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उसे घुमाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप उसे घुमाते हैं तो वो स्क्रू क्या होता है, धीरे धीरे खुलने लगता है। मतलब अगर सपोज़ वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगता है, ठीक है, खुलने लगता है, ऊपर की तरफ जाने लगता है। और जब भी सपोज़ आप उसे कसना चाहते हैं, ठीक है, आप उसे कसना चाहते हैं तो आप उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घुमाते हैं तो वो स्क्रू धीरे धीरे क्या होता है, कसना शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो मतलब जब आप उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो उसमें डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है, मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। और जब आप उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया और ये क्लॉकवाइज हो गया। जब आप उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी हो रही है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। सो बेसिकली इसी तरह से यहाँ पर मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी डिफाइन होता है।
सो मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी यही कहता है, इफ़ द राइट हैंडेड स्क्रू कॉर्क स्क्रू इज रोटेटेड सो दैट इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अगर आप किसी स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं, अगर आप किसी स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं तो इसका रोटेशन होने की वजह से इसका जो मूवमेंट होगा, इसका जो लीनियर मूवमेंट होगा, वो करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पास कोई स्क्रू है, इस स्क्रू को जब आप खोलते हैं, स्क्रू को जब खोलते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसे रोटेट करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की वजह से इसका मोशन कैसा होगा, अपवर्ड मोशन होगा ऊपर की तरफ। तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नज़र आ रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नज़र आ रही है, ठीक है, सो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड होगी। ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन उस स्ट्रेट कंडक्टर में कैसी होगी, अपवर्ड होगी। बिल्कुल देखिए इसका अपोजिट है, मतलब जैसे अभी मैंने आपसे कहा राइट हैंडेड थंब रूल, यहाँ पर आपने करंट की डायरेक्शन पता लगाकर ये पता लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देख रहे हैं कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, और फिर आप बता रहे हैं करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों ही रूल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। तो आगे आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर किसी पर्टिकुलर स्क्रू का रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका लीनियर जो मोशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। लीनियर मोशन कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और लीनियर मोशन जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड होगी। ठीक है, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऑब्वियसली उसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही होगी। और इसी के अपोजिट अगर आपको करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर नज़र आ जाए, ठीक है, इस तरह से, तो इस ऑब्वियसली ये किसे डिफाइन कर रहा है कि आप स्क्रू को रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आप स्क्रू को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो स्क्रू क्या होगा, कसाएगा। स्क्रू का मोशन जो होगा, लीनियर मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो हमें ये डिफाइन कर रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इट मीन्स कि इससे फ्लो होने वाली जो करंट है, इससे जो करंट इस वक्त फ्लो हो रही होगी, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, वो करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। वो करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है ये दोनों, और काफ़ी यूज़फुल हैं करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। सो मैग्नेटिज्म का ये जो कॉन्सेप्ट था जो अभी आज हमने इस लेक्चर में पढ़ा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग अगेन, हमने शुरुआत की थी कि अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से कोई करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडक्टर के अराउंड ड्यू टू द करंट फ्लो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऑब्वियसली किस तरह का होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, कर्व्ड लाइंस के फॉर्म में होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा, जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ होगा आउटसाइड द कंडक्टर, और इनसाइड द कंडक्टर साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, अभी पर हम यहाँ पर सिर्फ अपर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ठीक है, जो बाहर की तरफ है। और इसे प्रूफ करने के लिए ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट आया। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये कहा कि अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से कोई करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाली जो करंट है उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का जो प्रूफ है वो एक मैग्नेटिक निडल से लिया गया। क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मैग्नेट को लाया जाएगा या मैग्नेटिक निडल को लाया जाएगा तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, या अगर हम किसी मैग्नेट को अगर या किसी मैग्नेटिक पोल को इस मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस थे, या तो हम यहाँ पर एक मैग्नेट को लेकर आए नॉर्थ पोल साउथ वाला, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें एक फोर्स अपीयर होगा। ऑब्वियसली इस फोर्स की डायरेक्शन और वैल्यू जो भी होगी वो डिफाइन होगी बाद में, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। ठीक है, और ये फोर्स एक्सपीरियंस हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर है। ऑरस्टेड ने इसको प्रूफ किया। ऑरस्टेड ने इसको प्रूफ करने के लिए क्या किया, एक मैग्नेटिक वायर के थ्रू, या सॉरी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू एक
करंट जब पास की और इसके करीब में जब वो मैग्नेटिक निडल को लेकर आया तो उसने इसमें डिफ्लेक्शन को महसूस किया और उसने ये देखा कि जब भी इस मैग्नेटिक निडल के ऊपर की तरफ आप कंडक्टिंग वायर को रखोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफ्लेक्शन होगा या मैग्नेटिक निडल का जो डिफ्लेक्शन होगा इसका नॉर्थ पोल वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ओरिएंट होगा। और जब भी हम इस कंडक्टिंग वायर को मैग्नेटिक निडल के नीचे की तरफ रखेंगे तब इसका जो मैग्नेटिक निडल का जो ओरिएंटेशन होगा वो पहले के जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब अब इसका नॉर्थ पोल ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ओरिएंट हो जाएगा। इससे ये प्रूफ हो रहा था कि मैग्नेटिक निडल जो है या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंडक्टिंग वायर के ऊपर और नीचे कैसी होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और इसका प्रूफ हमने अभी बायो-सेवर्ट लॉ से भी देखा। बायो-सेवर्ट लॉ आया था जिसने बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिफाइन किया कि एक्चुअल में अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया डी बी इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जिससे प्रूफ हो रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी डिपेंड्स ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट या डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म थी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैग्नेटिक एलिमेंट जो आपका जो करंट एलिमेंट है और उस करंट एलिमेंट और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जाना गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फिर हमने थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ पर ये फाइंड आउट किया कि किस तरह से कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। हमेशा इस करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा और इसके दोनों अपोजिट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, एक दूसरे के अपोजिट होगी, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव। जबकि करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में या इसकी लाइन ऑफ साइड में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होगी और यहाँ पर भी हमने इसे प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, और फाइनली हमने रूल्स देखे कैलकुलेशन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जब भी किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से कोई करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की मदद से आप करंट की डायरेक्शन का पता कैसे लगाएंगे, इसे हमने देखा मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, जो मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा था, और इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।